हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने YouTube चैनल बी टॉपर पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, डीएलएड सत्र 2024-26 की परीक्षा बिल्कुल सर पे है। कभी भी डेट जारी हो सकती है। बिल्कुल समय बहुत कम बचा हुआ, या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आपकी परीक्षा कंडक्ट होने जा रही है। और आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि मैं पिछले कई दिनों से 2025 का पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सोच रहे होंगे 2025 का बिल्कुल हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम में फंसने वाले करवा रहा हूँ यहाँ पर। अब तक मैंने 3-4 पेपर करवा चुका हूं, यानी कि 3 से 4 सब्जेक्ट का पेपर हल करवा चुका हूं। आज हमारा 5वां सब्जेक्ट है, जो कि है सामाजिक अध्ययन, जो कि 50 नंबर का होता है। ये भी सॉल्व करवाने जा रहा हूं दोस्तों। और 1 बाय 1 करके मैंने सारे के सारे करवाए हैं। पेपर 1 भी मैंने करवाया है। बाल विकास के 50 नंबर का जो पेपर आता है वो भी हल करवा दिया है मैंने 2025 का। पेपर 2 शिक्षण अधिगम के सिद्धांत भी हल करवा दिया है। तीसरा पेपर जो हमारा विज्ञान होता है उसको भी हल करवा दिया है। और जो चौथा पेपर सबसे डरावना सब्जेक्ट जो है गणित, जिसमें सबसे ज्यादा बैक लगता है, उसको भी मैंने हल करवा दिया है, जो 2025 में सीधा सीधा सेम क्वेश्चन फंसने वाला है। तो अगर आप इन क्लासेस, इन वीडियोज को नहीं देखा है तो भैया चैनल पर जाकर देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। रेगुलर हमारे चैनल पर 1 बाय 1 करके सभी सब्जेक्ट के संभावित प्रश्न पत्र को हल किया जा रहा है। आज हमारा जो इस क्लास में पेपर हल होने वाला है वो है पेपर 5 सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन भी कह सकते हैं, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। बाकी आपका विज्ञान और गणित 25-25 नंबर का होता है। बाल विकास 50 और शिक्षण अधिगम जो है 50 नंबर का होता है। तो आज हमारा पेपर 5 है। इससे पहले जो 4 पेपर हल करवाए हैं, अगर नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो दोस्तों। और बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर हल करवाने हैं आपको। संस्कृत का चाहिए, हिंदी का चाहिए, कंप्यूटर का चाहिए, तो कमेंट में लिख देना कि सर बाकी सभी सब्जेक्ट के पेपर करवा दीजिए। और हो सके तो सभी सब्जेक्ट के कई सारी क्लासेस, कई सारे पेपर हल करवा दीजिए जो असंभावित हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। रेगुलर क्लासेस आ रही हैं। चैनल पर नए थे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। अगर आपकी तैयारी नहीं हो पाई थी, समय कम बचा है, तो ये जो हमारा पेपर सोल्यूशन वाला वीडियो आ रहा है ये बहुत हेल्प करेगा आपका एग्जाम में। इसके साथ साथ अगर आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो वेरी शॉर्ट नोट्स आपको रिकमेंड कर रहा हूं, जो कि लास्ट डेज रिवीजन नोट्स है। इसमें आपको यूपीडीएल फर्स्ट सेमेस्टर के 8 के 8 यानी जो 8 के 8 सब्जेक्ट हैं, 8 के 8 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा। बहुत शॉर्ट फॉर्म में थ्योरी मिल जाएगा, एमसीक्यू भी मिल जाएगा। नहीं, बहुविकल्पी लघुत्तरीय प्रश्नों की भी सीरीज मिल जाएगी। तो जो आपके लघुत्तरीय प्रश्न आते हैं वो बिना पढ़े आपको नहीं लिख पाओगे, अपने शब्दों में नहीं लिख पाओगे। और जब तक अपने शब्दों में नहीं लिखोगे पूरा नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस नोट्स को जरूर ले लेना। ये कोई 1000-2000 रुपए का नोट्स नहीं है, सिर्फ 199 रुपए, जो कि आपके किसी भी सब्जेक्ट में बैक नहीं लगने देगा अगर आप इस नोट्स को पढ़ लेते हो। नोट्स को लेने के लिए क्या करना है, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं। तो सारी जानकारी इस नंबर पर दिया जाएगा। तो ये तो हो गई नोट्स की बात। अब इसके साथ साथ भैया क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो क्लासेस आ रही हैं 2025 का पेपर, वो कभी हो सकता है कभी ना कभी डिलीट हो जाएगा वीडियो, है ना। तो इससे अच्छा है कि आप लोग हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप है बी टॉपर करके, जो कि 3000 बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर के जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में। इसमें आपको साइंस का पेपर जो हल करवाया 2025 का, उसका भी वीडियो लिंक मिल जाएगा। और जो आपका गणित का पेपर हल करवाया उसका भी वीडियो लिंक मिल जाएगा। तो इस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस व्हाट्सएप ग्रुप का। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद में बेल आइकन को भी ऑन कर लेना, तो जो आगे पेपर मुझे मिलेगा वो भी इस ग्रुप में मैं शेयर करता रहूंगा, ठीक है। तो आप लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा। तो चलिए फटाफट क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पेपर है वो पंचम प्रश्न पत्र यानी 5वां पेपर हमारा है, जो कि है सामाजिक अध्ययन, जो कि 50 नंबर का पेपर होता है। समय अवधि 2 घंटा होता है। बिल्कुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, समझ लो यही पेपर आपको सेम टू सेम मिलने वाला है एग्जाम हॉल में, ठीक है। तो फटाफट भैया, आप सबको पता है कि जो 50 नंबर का पेपर होता है डीएलएड में, उसमें 15 क्वेश्चन जो होता है वो ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक है। 15 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है, 15 क्वेश्चन आपका अति लघुत्तरीय आता है, ठीक है। अति लघुत्तरीय वेरी शॉर्ट आंसर आता है, और 15 लगभग 10 से 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर आते हैं, ठीक है। तो भैया अभी हम स्टार्ट करते हैं सामाजिक अध्ययन के पेपर को हल करना। और पहला प्रश्न बहुविकल्पीय का आपका क्या पूछा जाएगा, इसको रेड कर लेता हूं। सभी लोग अपने मन से उत्तर करिएगा बहुविकल्पीय का, ताकि आपको भी पता चले कि मुझे ये पेपर मिलेगा तो मैं कितने प्रश्न हल कर पाऊंगा। और जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं यही आपको बैक लगने से बचाते हैं, क्योंकि ये अगर आपने जितने क्वेश्चन पूछेंगे 5 पूछेंगे तो 5 के 5 सही कर दिया, 15 पूछा गया तो 15 का 15 अगर सही कर दिया, तो लिखित वाला जो प्रश्न आता है उसमें अगर नंबर कट भी जाते हैं तो ये आपका कवर कर लेता है। तो पहला प्रश्न देखो क्या पूछा जाएगा बहुविकल्पीय में, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है। यही पहला प्रश्न आपसे पूछा
पूछा जाएगा 2025 के पेपर में, बिल्कुल गारंटी के साथ कह रहा हूं यही सारे क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन का आंसर करिए कमेंट सेक्शन में भैया, कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डालिए ऐसे 1 और 1 2 3 4 में से जो भी आपको आंसर करना है तो आप ABCD करके आंसर करिए, ठीक है। ABCD जो आपको सही लगे वो आंसर करते जाओ, ठीक है। तो बहुविकल्पीय का आंसर आप लाइव करते जाओ कमेंट सेक्शन में, बाकी मैं अत लघुत्तरी और लघुत्तरी का तो यहां पर उत्तर लिखकर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो पहला प्रश्न देखो क्या पूछा गया था, गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा, यहां पर यह पूछा गया है। कौन बताएगा जवाब इसका भैया, कोई तो कमेंट कर दो फटाफट, जल्दी से कमेंट करें, ठीक है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करके बताएं गद्य और पद्य दोनों में रचित वेद कौन सा है। चलिए बहुत बढ़िया, कौन सा आंसर हो जाएगा, तो 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपका ऑप्शन डी हो जाएगा अधर्ववेद। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जाएगा, अपने देश का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया। कितना कॉमन सा क्वेश्चन, कितना आसान सा क्वेश्चन हमारे सोशल साइंस या सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। तो देखो अपने देश का जो आदर्श राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते, ये कहां से लिया गया है, कंठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छंदोग्य से या फिर ऋग्वेद से। तो आप सबको पता है 2 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आंसर अपने मन से करो भैया। पहले मैं चाहता हूं कि आप लोग अपने मन से जवाब दो कमेंट सेक्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 से हो जाएगा, मुंडकोपनिषद से ये सत्यवाक्य लिए गए हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 ऑब्जेक्टिव का, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर कौन बताएगा, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन 1 है महाअभिनिष्क्रमण, ऑप्शन 2 है महापरिनिर्वाण, ऑप्शन 3 है धर्मचक्र प्रवर्तन और ऑप्शन 4 है अपरिग्रह। ये जितने भी नाम दिए गए हैं ये बुद्ध के जीवन में किसी न किसी घटना के ही नाम दिए गए हैं, ठीक है। लेकिन यहां पर आपसे पूछा गया है गृह त्याग की जो घटना थी उसको क्या नाम दिया गया था, यहां पर वो आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का जवाब दो। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर क्या हो जाएगा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 का क्या हो जाएगा, महाअभिनिष्क्रमण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बुद्ध के गृह त्याग की घटना जो हुई उसको क्या कहा गया, महाअभिनिष्क्रमण कहा गया। बहुत बढ़िया। उसके बाद यहां पर महापरिनिर्वाण, जब बुद्ध के द्वारा उनके शरीर को त्याग दिया गया यानी उनकी जब मृत्यु हुई तो इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया। मैं इसलिए चारों ऑप्शन सॉल्व करा रहा हूं कि हो सकता है कि सेम क्वेश्चन को ही दूसरा बदल दे, दूसरा पूछ ले, है ना। तो अब देखो धर्म चक्र परिवर्तन, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ठीक है, बिल्कुल नहीं, हाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसी वक्त उन्होंने प्रथम उपदेश दिया। कहां पर दिया था, सारनाथ में दिया था। तो इस घटना को क्या कहा गया, धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया और अपरिग्रह, चोरी ना करने को कहा गया, ठीक है। ये चारों हो गए आपके, ठीक है। अब अगला देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर कॉमेंट करें सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 का सही जवाब, चलिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है, तो ये जैन धर्म का है। ऑप्शन 4, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है अतलक बहुविकल्पीय का। देखो श्वेतांबर और दिगंबर नामक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। कितना आसान प्रश्न। अब ये 15 के 15 क्वेश्चन गलत मत करना पेपर में, ठीक है। ये आप लोग लास्ट में कोशिश करना, पहले जब पेपर मिले आपको तो आपको करना क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का देखना है कि आपको कितने प्रश्न आते हैं 15 में से, उसको आप कहीं ना कहीं टिक कर लो पेपर में कि भैया मुझे पता है कि भैया पढ़ा आपने 10 का, तो आपको सी पता है, सही है, तो टिक कर लो। नहीं कोई उत्तर पुस्तिका में मत लिखो, पेपर में पहले हल करके देखो कि 15 में आपको कितने आते हैं। तो लाजमी है कि 15 में हो सकता है आपको 10 आता हो, 12 आता हो, किसी को 8 आएगा, 5 आएगा। तो भैया अगर 10-12 आ रहे हैं, आपको 2-3 क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, तो आपको वेट करना है, जब आपका आखिरी समय बचे तब फटाफट कंफर्म करके आगे पीछे आप 15 के 15 टिक कर देना, ठीक है, लिख देना उत्तर पुस्तिका में, ताकि एक भी क्वेश्चन गलत होने का गुंजाइश ना रहे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर क्या हो जाएगा, तो 5 का हो जाएगा जैन धर्म से संबंधित है भैया, श्वेतांबर और दिगंबर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है। 6 नंबर का जवाब दो, कौन सा साहित्य, धर्मेतर साहित्य है। इनमें से 4 ऑप्शन दिया गया, रातंगड़ी, जातक कथा, महाभारत या फिर रामायण। क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए, 50 नंबर का पेपर है ये। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर बताइए सभी लोग।
6 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो राजतरंगिणी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, किस हड़प्पा सभ्यता स्थल से कांस्य नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, कालीबंगा से, चन्हुदाड़ो से, मोहनजोदड़ो से या फिर हड़प्पा से। बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी अभ्यर्थी। 7 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 7 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है। ग्लोब पर 2 स्थानों पर न्यूनतम दूरी कौन सी होती है भैया? कितनी होती है? इन प्रश्नों को रट लेना है, सारे के सारे सेम प्रश्न फंसने वाले हैं, ठीक है। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? 8 का सही जवाब देने का प्रयास करें सभी लोग। चलिए, बहुत बढ़िया। 8 का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रधान देशांतर पर, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर। 9 नंबर देखो, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? कितना आसान सा प्रश्न है, किसको नहीं मालूम है इसका जवाब? बताओ। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा जो करते हैं वो जो खगोलीय पिंड हैं उनको क्या कहा जाता है? ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 के उत्तर में। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसको क्या कहा जाएगा भैया? ग्रह कहते हैं। ऑप्शन सी, ऑप्शन 3 करेक्ट है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, मंगल है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सूर्य से सबसे दूर स्थित पूछा जा रहा है, नजदीक नहीं, सबसे दूर पूछा जा रहा है। तो 10 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 का उत्तर बताइए। तो क्या हो जाएगा? यूरेनस हो जाएगा, वरुण हो जाएगा, ठीक है। वरुण सबसे दूर है, 10। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, पृथ्वी पर दिन एवं रात होने का कारण कौन सा है? इसमें से पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण पूछा जाएगा आपसे। ऑप्शन 1 में है पृथ्वी के अक्ष का झुकाव, ऑप्शन 2 है पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना, ऑप्शन 3 है पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति, ऑप्शन 4 है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना। दिन और रात होने का क्या कारण है इनमें से? क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें आप सभी अभ्यर्थी। 11 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? क्लास को लाइक कर देना, 500 लाइक का एम रखता हूं भैया, एक छोटा सा लाइक है, आप सबकी बहुत हेल्प हो जाएगी इस पेपर से, अगर पेपर आपका फंस गया तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, क्लास को लाइक करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, ताकि आगे आने वाले पेपर का हल सोल्यूशन वीडियो आपको मिले। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब बहुत अच्छा, काफी लोगों ने सही जवाब दिया है। 11 का क्या हो जाएगा? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना ही पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण है। अगला देखो 12 नंबर है बहुविकल्पीय, 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 का जवाब दें आप लोग। 12 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 नंबर का सही जवाब बताना है। 0 डिग्री अक्षांश को क्या कहते हैं? कौन बताएगा जवाब? 12 का उत्तर दीजिए। 12 नंबर का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? सभी लोग आंसर करते रहें। तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। 13 नंबर प्रश्न देखो, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें कब सीधी पड़ती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें जो हैं वो कब सीधी बिल्कुल पड़ती हैं? ये आपसे पूछा रहा है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? चारों ऑप्शन विजुअल हैं। 13 सितंबर को, 21 मार्च को, 21 जून को या 25 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी अभ्यर्थी जवाब देंगे 13 नंबर का उत्तर। देखिए, भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी साल में 2 बार पड़ती हैं, एक बार नहीं पड़ती है, 2 बार पड़ती हैं। और कोइंसिडेंटली इसमें दोनों तिथि दे दी गई है। साल में जो 2 तिथि में पड़ती है वो दोनों तिथि ऑप्शन में दे दिया गया था, ठीक है। बिल्कुल, दोनों तिथि ऑप्शन में दे दिया गया है। और साल में 2 बार ऐसा होते ही 2 बार ऐसी घटना होती है कि जब भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो कौन कौन से हो जाएंगे वो किसी को मालूम है? तो पहला तो एक 23 सितंबर को पड़ता है और दूसरा जो पड़ता है वो 21 मार्च, यानी पहले साल के शुरुआत में पहले 21 मार्च को एक बार पड़ता है और फिर 23 सितंबर को भी पड़ता है सीधे, यानी 2 बार पड़ता है। और दोनों का यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो इसका पूरा का पूरा नंबर सबको मिल जाएगा। ये क्वेश्चन का ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है? 13 तक हो गया। अब देखो 14 नंबर बहुविकल्पीय प्रश्न है। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं 2 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 7 वर्ष के लिए या फिर 10 वर्ष के लिए। सबको पता है, बहुत आसान सा प्रश्न है, सभी लोग आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए।
और जिन्होंने बाकी गणित का, विज्ञान का, सामाजिक अध्ययन शिक्षण अधिगम का, बाल विकास का पेपर नहीं हल किया है तो वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, सारे पेपर हल कर लो। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल 5 वर्ष के लिए। और ऑप्शन 15 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है, लास्ट क्वेश्चन है बहुविकल्प ये, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट होंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 15 का राइट आंसर दें आप सभी लोग। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, और अगर अस्थायी पूछे तो अलग हो जाएगा। अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, ठीक है, या फिर प्रथम अध्यक्ष भी पूछे तो भी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही प्रथम बार बनाए गए, अस्थायी रूप से ही बनाए गए, लेकिन प्रथम बार उन्हीं को बनाया गया। उसके बाद स्थायी रूप से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बना दिया गया। तो ऑप्शन 2 ऑप्शन बी सही है। तो 15 बहुविकल्पीय क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन अपने मन से आपने सही किया है, हमें कमेंट में अपना स्कोर जरूर लिख के बता देना, ठीक है, जो भी आपको स्कोर रहा है। अब बढ़ेंगे हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ, जो 2025 में हूबहू पूछे जाएंगे। इनके आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन आपको 1 से 2 लाइन में लिख कर आंसर करना है इसका, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न क्या है, 16 नंबर, लुम्बिनी से प्राप्त अभिलेख में अशोक ने कर के विषय में क्या घोषणा की, ने टैक्स के विषय में क्या घोषणा की, इसका आपको उल्लेख करना है। 2 लाइन में, 1 लाइन में आपको आंसर करना है इसका। तो आइए बिल्कुल आंसर के साथ में मैं जवाब दूंगा इसका, ठीक है। चलिए, पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे, ऐसे ही लिखना है, बस 1 से 2 लाइन में। अभिलेख में यह भी उल्लेख की उसने लुम्बिनी गांव के धार्मिक कर माफ कर दिए और मालगुजारी के रूप में 8वां हिस्सा माफ भी कर दिया था, ठीक है, यही कहा था कर के विषय में। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, अति लघु उत्तरीय है। 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए। 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखना है, कोई भी लिख दो, इंसान लिख दो, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, जैसे फाहियान हो गया, ठीक है, कोई भी आप 2 विदेशी का नाम लिख सकते हो। तो यहां पर मैं देख सकता हूं कौन कौन, जैसे होनसांग लिख दिया आपने, अलबरूनी आपने लिख दिया, ठीक है, बिल्कुल। तो देखो, 2 विदेशी यात्रियों के नाम इस तरीके से, उनके बारे में आपको चाहो तो लिख देना है या फिर से नाम लिख देना है। मैंने यहां पर इसलिए डिटेल में इनके बारे में लिखा है ताकि अगर ये लघु उत्तरीय प्रश्न में आ जाता है तो आप 2 नंबर के लिए थोड़ा सा डिटेल में लिखेंगे, लेकिन इतना आपको नहीं लिखना है। 1 नंबर का पेपर प्रश्न है तो बस आपको नाम लिख देना है। अलबरूनी, होनसांग आप लिख दोगे तो भी 1 नंबर आपको मिल जाएगा, क्योंकि वहां पर कुछ नहीं कहा गया है। 2 विदेशी यात्रियों के बस नाम लिखना है, उनके बारे में नहीं बताना है। लेकिन यहां पर उनके बारे में इसलिए मैंने लिख दिया ताकि आपको जानकारी हो जाए। तो अगर आपका यही प्रश्न आता है 2 नंबर में कि 2 विदेशी यात्रियों के नाम लिखिए और उनके बारे में लिखित वर्णन कीजिए कि क्यों आए थे, कब आए थे, तो यहाँ पर 630 से 645 ईस्वी के मध्य होनसांग भारत में रहा। चीन का एक यात्री था और बौद्ध भिक्षु था। हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया था। अलबरूनी जो था, अबू रहमान महमूद इसका पूरा नाम था। 1024 से 1030 तक ये भारत में रहा। महमूद गजनी के साथ अलबरूनी ने भारत का दौरा किया था। वह एक फारसी विद्वान थे जो भारत आए थे। इस तरह की डिटेलिंग था इसका। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 है। देखो, पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया है, उनके नाम लिखिए। तो यहां पर देखो 2 क्वेश्चन पूछा गया। एक तो पूछा गया कि पाषाण युग को कितने भागों में बांटा गया, वो आपको बताना है संख्या, और आपको उनके नाम भी लिखने हैं। तो कैसे लिखने हैं आइए देखते हैं। कौन कौन कमेंट भी कर दिया करो फटाक से अगर आता हो आपको, ठीक है। तो पाषाण युग को निम्न भागों में बांटा गया है, या फिर लिख सकते हो कि पाषाण युग को 3 भागों में बांटा गया है, उनके नाम निम्नलिखित हैं। पहला है पुरापाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नवपाषाण काल। तो मैं आपका पेपर जो है वो क्वेश्चन भी दिखा रहा हूं जो आने वाला है, और उनको हल भी आपको करके दिखा रहा हूं कि कैसे करना है, ताकि उत्तर भी आपको ढूंढना ना पड़े, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ईसा पूर्व का अर्थ बताइए। बहुत आसान है, ईसा पूर्व का अर्थ सबको पता है। यह ईसा मसीह के जन्म के पूर्व का समय है, इसलिए इसे ईसा पूर्व कहा जाता है। कहने का अर्थ है कि ईसा के जन्म के पहले इतिहास में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उन सभी की गिनती ईसा पूर्व में होती है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो, यानी बिफोर क्राइस्ट। अगला देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है यहां पर 20 नंबर क्वेश्चन, सप्त सैंधों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताइए। 1 नंबर का प्रश्न है, सप्त सैंधों के अंतर्गत आने वाली नदियों के नाम बताने हैं। आइए देखते हैं वो कौन कौन सी नदियां हैं। रट लेना नाम भैया, याद कर लेना, सेम क्वेश्चन आ गया तो लिखना पड़ेगा आपको बढ़िया से। देखो, सप्त सैंधों के अंतर्गत आने वाली 7 नदियां कौन कौन सी हैं, आइए देख लेते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना। पहला है सिंधु, दूसरा है झेलम, तीसरा है चिनाब, चौथा है रावी,
पांचवा है सतलुज, छठा है व्यास और सातवां नदी है जो है सरस्वती। इनका स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लेना इसको, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि सब सिंधु नदियों के किन्हीं 2 नदियों के नाम लिखिए, 4 नदियों के नाम लिखिए, तो याद कर लेना। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है 16 महाजनपदों में से कौन से 4 प्रमुख महाजनपद थे। 16 महाजनपद, जिन्होंने प्राचीन इतिहास पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में उनको पता होगा कि बुद्ध के समय में 16 महाजनपद होते थे, ठीक है। 16 महाजनपद, आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न का हल। देखो भैया 16 महाजनपद में 4 प्रमुख महाजनपद थे, 4 पूछा गया था, तो कौन कौन से थे? एक मगध था, दूसरा था वत्स के पौरव, तीसरा था कौशल के इच्छुक और चौथा था अवंती के प्रधोत, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाते हैं फटाफट। देखो 22 नंबर क्या है, क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं। पूरा पेपर हल करवा रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर देना, जिसको चाहते हो कि बैक ना लगे इसका, उसको भी शेयर कर देना कि ये रट लो, याद कर लो, यही आएगा। क्षुद्र ग्रह कहां पर पाए जाते हैं, आइए देखते हैं क्षुद्र ग्रह कहां पाए जाते हैं। 22 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो देखो क्षुद्र ग्रह तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इन पिंडों को ही क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। वे मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं अधिकतर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही लिखना है भैया, बस 2 से 3 लाइन में, जिस तरीके से मैं उत्तर दे रहा हूं आपको। 23 नंबर देखो, तारा किसे कहते हैं। कितना आसान क्वेश्चन है, एक लाइन में लिखकर 1 नंबर लेना है। तारा किसे कहते हैं, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 23, तारा किसे कहते हैं, ठीक है। तो देखो भैया, तारा कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं, ये गैसों से बने होते हैं, इनके पास अपनी उष्मा तथा प्रकाश होता है जिसे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं और तारों का रंग किस पर निर्भर करता है, उनकी तापमान पर, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन 24 नंबर अति लघुत्तरीय प्रश्न का। देखो 24 नंबर है, चंद्र ग्रहण की स्थिति का चित्र बनाना है। तो चित्र आपको मैं दिखा देता या फिर गूगल कर लेना, चंद्र ग्रहण का चित्र कैसे होता है, उसको आपको ड्रॉ कर देना था वहां पर, ठीक है, 1 नंबर मिलेगा। चलो 25 नंबर देखो, मकर रेखा, मकर रेखा किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं मकर रेखा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर। तो मकर रेखा किसे कहते हैं, देखिए मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समांतर 23 डिग्री, 26 डिग्री और 22 डिग्री दक्षिण अक्षांश ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई है, उसी को ही मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। आइए अगले प्रश्न का उत्तर देखते हैं, प्रश्न संख्या 26 है। चलो देखो, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, यहां पर पूछा गया है। तो आइए देखते हैं अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर। देखो भैया, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक रेखा, काल्पनिक रेखा कह सकते हैं, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, ठीक है। समझिएगा, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री यामोत्तर पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, जिसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अगला प्रश्न देखो, क्वेश्चन नंबर 27 अति लघुत्तरीय प्रश्न का, ठीक है। चलो 27 नंबर देखो, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है। अब भारत के कई सारे पड़ोसी देश हैं, तो आपको किन्हीं 2 या किन्हीं 1 का नहीं बोला गया है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखना है, यानी कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं सभी के नाम लिखने हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो भारत के पड़ोसी देशों के नाम निम्न हैं। पहला अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका आज जो है वो भारत के पड़ोसी देश हैं। तो इस तरीके से लिख सकते हो। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं फटाफट। सभी लोग लाइक कर दो भैया अगर अच्छा लग रहा है, ठीक है, सभी लोग लाइक कर दो। ये चाहता तो सिर्फ पेपर दे देता आपको, लेकिन पेपर देता तो बच्चे सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं, इसलिए आपका समय बचा दिया, आसान कर दिया, पेपर हल भी करवा रहा हूं साथ साथ, यही पेपर आएगा, यही क्वेश्चन। 28 नंबर देखो, भारत के कौन से 2 द्वीप समूह हैं, भारत के किन्हीं 2 द्वीप समूह के नाम लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाते हैं फटाक से। चलो भारत के किन्हीं 2 द्वीप समूह जो है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 29 अति लघुत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। 29 नंबर देखो, हमारे राष्ट्र ध्वज का ऊपर से नीचे का रंग क्रम बताओ। कितना आसान सा प्रश्न आ गया है, आइए देखते हैं भैया, मैं लिखकर बता देता हूं ताकि आपको आसानी रहे। हमारे राष्ट्र ध्वज में केसरिया रंग सबसे ऊपर, सफेद बीच में और हरा रंग सबसे नीचे, इस तरीके से होता है। अगला प्रश्न देखो क्या है,
अत लघु उत्तरीय का अगला प्रश्न जो है 30 नंबर क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन अत लघु उत्तरीय का, ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? कौन बताएगा? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष बता दो। तो ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान ही होता है। ठीक है, तो ये 30 प्रश्न हमारे हो गए, यानी 15 हमने अत लघु बहुविकल्पीय करवा दिए, आपको 15 बहुविकल्पीय करवा दिए, उसके बाद 15 क्वेश्चन आपके अत लघु उत्तरीय जो पूछे जाएंगे वो मैंने करवा दिए। अब बचा आपके 10 क्वेश्चन, 31 से लेकर 40 तक आपका लघु उत्तरीय प्रश्न आएगा, जो कि 2-2 नंबर के रहेंगे। और 2-2 नंबर का मतलब कि आपको 1 से 1.5 पेज आपको लिखना है अच्छा खासा। ठीक है, तो इसको आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, इन क्वेश्चन का यही क्वेश्चन आएंगे, इनको आपको रफ पे इनके उत्तर लिखने हैं। ठीक है, क्योंकि आपने थ्योरी तो पढ़ा ही होगा, थ्योरी अगर नहीं पढ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप इन प्रश्नों का। यही प्रश्न आएंगे 2025 में यानी लघु उत्तरीय में 2 नंबर के। तो इनके उत्तर आपको खुद से लिखना है, लिखने की प्रैक्टिस करनी है, और लिखना आपको अपने शब्दों में है। और अगर आपने नहीं पढ़ा है डिटेल में तो ये नोट्स आप ले लो। अगर नहीं लिख पा रहे हो आप तो नोट्स नहीं पढ़ा है आपने, थ्योरी नहीं पढ़ा है, थ्योरी पढ़ने के लिए इस नोट्स को ले लो, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके कि सर डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे दिया जाएगा। सिर्फ 199 में कंप्लीट सिलेबस का नोट्स मिल जाएगा, जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्नों में बहुत हेल्प करेगा। बाकी मैं तो सब करवा ही रहा हूं आपको, तो इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले सकते हो। और ये वाले व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। तो आपको बाकी क्लासेस मिल जाएंगे, साइंस का, मैथ का, आपका बाल विकास का, सब मिल जाएगा। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और कौन सा पेपर सॉल्व करो कमेंट करके बताना कैसा लगा आपको, ये वीडियो हेल्पफुल लगा है नहीं तो कमेंट जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।